हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स की क्लास। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम बात करते हैं कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? सबसे पहले दो जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। एक होता है विंड एनर्जी, एक होता है बायोमास। तो बायोमास के बारे में पहले बात करता हूं। बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको बायोमास के बारे में ही नहीं मालूम है। तो बायोमास क्या होता है? द टोटल मास कंटेन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड बायोमास। हम सबको पता है कि एनिमल्स की डेथ हो जाती है, जो प्लांट्स होते हैं वो भी गिर जाते हैं आंधी तूफान में, उनकी भी एक तरह से डेथ हो जाती है। यदि हम उसको यूज करें, कुछ समय तक वो जमीन के अंदर रहें, सड़ जाएं, तो उसमें से कुछ बदबू आने लगती है, जिसको हम बोलते हैं गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, तो ये बात तो छोटी सी सब बच्चों को पता है। जैसे हमारे घर में हमारे जो हमारा छिलके बच जाते हैं, जैसे केले के छिलके बच गए, आपके संतरे के छिलके बच गए, टमाटर को बहुत से लोग छीलते हैं, पील करते हैं, बहुत सारी सब्जी होती है जो काटते हैं और काटने के बाद एक बकेट में डाल देते हैं। अगर कुछ समय तक वो बकेट जिसके अंदर ये सब चीजें डाली हुई, गार्बेज डाला हुआ है, वो सब घर में पड़ा रहे, तो डियर स्टूडेंट्स क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स? उसमें से बदबू आने लगेगी। अगर बदबू जाने लगेगी, उसमें बोलेंगे स्टिंगी स्मेल इज कमिंग। ठीक है, तो हम उसे बाहर फेंक के आने की कोशिश करें, जल्दी जल्दी बाहर फेंकेंगे उसको। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जो यूज कर रहे हैं, एक टैंक को यूज कर रहे हैं, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल काऊ डंग है, जिसे हम बोलते हैं गोबर बोलते हैं जिसको, तो अब उसको अगर हम धूप में रख दें, ड्राई कर लें, तो बच्चों बन जाता है काऊ डंग केक बन जाता है, जिसे हम गोसा कहते हैं। ठीक है, इसे कंडा भी बोलते हैं बहुत से भाषा में, इंग्लिश में उसको काऊ डंग कहते हैं। ठीक है, अब हम इसका कैसे यूज करते हैं? तो इसके लिए हम एक चैम्बर जो बना सकते हैं। बहुत गांव में बहुत से लोग जो हैं एक चैम्बर बना लेते हैं, ईंटों का भी बन जाता है ये। ठीक है, और ये सील्ड होता है बिल्कुल। ठीक, तो ये सील्ड चैम्बर होता है। अब इसके लिए क्या है कि द प्लांट हैज ए डोम लाइक स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर डोम लाइक स्ट्रक्चर रहता है विद ब्रिक्स। तो ए सैलरी ऑफ काऊ डंग एंड द वाटर विद वाटर इज मेड इन सैलरी। उसे सैलरी कहते हैं। यदि पानी के साथ में हम गोबर को मिला दें तो दैट बिकम्स सैलरी, वो सैलरी हो जाती है। और ये जो चैम्बर होता है, इसको हम आपका कंपोस्ट चैम्बर बोल दें, कंपोस्ट टैंक बोल दें, डाइजेस्टर बोल दें, अलग अलग नाम से इसको जान सकते हैं। तो क्या होता है? द डाइजेस्टर इज ए सील्ड चैम्बर। ये एक सील्ड चैम्बर होता है इन विच देयर इज नो ऑक्सीजन। उसके अंदर कोई भी ऑक्सीजन नहीं होती, ऑक्सीजन उसके अंदर नहीं जाती। क्यों? क्योंकि अनारबिक जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो प्रोसेस होते हैं, दे डोंट नीड रिक्वायर ऑक्सीजन। उनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती फॉर डिकम्पोजिंग के लिए। ये ध्यान रखना, डिकम्पोज के लिए जरूरत नहीं होती। यानी कि जो काऊ डंग के जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं, उनको ब्रेक डाउन करने के लिए इसकी माय डियर स्टूडेंट जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अब क्या प्रोसेस है कि यदि हम इस सारी सैलरी बना के एक टैंक के इनलेट पोर्शन में डाल दें, तो एक किसी भी चीज के दो प्रोसेस होंगे, एक इनलेट पोर्शन होगा, एक उसका आउटलेट होगा। तो बच्चों यदि ऐसा करते हैं, पहले तो इनलेट करेंगे, उसके अंदर इनपुट करेंगे, देन आउटपुट होगी। ठीक है, ये बात तो बहुत कॉमन है। मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूं क्योंकि टॉपिक सारा थ्योरेटिकली है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, फिगर के अकॉर्डिंगली इजीली यू विल गेट द नॉलेज। ठीक, इतनी मैंने बात बताई। तो इट टेक्स फ्यू डेज, ये बहुत कुछ दिन लेता है। उस दिन लेने के बाद क्या करने के लिए दिन लेता है? फॉर डिकम्पोजिंग द कंपाउंड्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स ऑफ द काऊ डंग। ठीक है, उसको करने के लिए जो सैलरी बनती है। इसका मतलब ये हुआ कि उस टैंक के अंदर ये जो मिक्सचर डालते हैं वो सड़ जाता है। ठीक है, तो सड़ने के बाद वो क्या करेगा? दैट जनरेट द गैसेज। वो गैस को जनरेट करेगा। वो गैसेज कौन कौन सी होगी? वो गैसेज माय डियर स्टूडेंट्स होगी, उनके नाम तुमने सुन रखे हैं। मीथेन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, हाइड्रोजन होगी और हाइड्रोजन सल्फाइड होगी। ठीक है, ये जब हो जाएगी आपके तो बायोमास जो है, इस जो बनेगी बायोमास, ये जो बनेंगी गैसेस कौन कौन सी बनेगी? नाइट्रोजन बनेगी, हाइड्रोजन बनेगी, हाइड्रोजन सल्फाइड बनेगी, मीथेन बनेगा। इन सबको स्टोर कर लिया जाता है, इज स्टोर्ड इन द गैस टैंक। गैस टैंक में इसको स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, और गैस टैंक कहां पे होता है? वो अबव द डाइजेस्टर या अबव द कंपोस्ट जो टैंक है उसके ऊपर होता है। यानी कि मान लीजिए ये बोतल है, इसके अंदर कुछ रखा है जो सड़ रहा है, अगर मैं इसको यहां से खोल के इसको करूं तो इसमें गैस आने लगेगी।
तो ये जो मान लीजिए मेरे पास इस बोतल में पानी है, तो पानी है या इसके अंदर कुछ चीज डाल दूं जो सड़ जाए, तो गैस उसके ऊपर चलेगी, क्योंकि गैस लाइटर होती है देन द बायोमास काउ डंग जो होता है। ठीक है, अब ये मैं एक फिगर यहाँ पे बना रखी है। इस फिगर के अकॉर्डिंग देखिए, यहाँ पर सैलरी को इनपुट इनलेट, ये इनलेट है, इसके अंदर इनपुट कर दिया जाता है, डाल दिया, तो सैलरी यहाँ पे आ जाती है, इकट्ठी हो जाती है सैलरी। ये इसका मान लीजिए लेवल हो गया। ठीक, उसके बाद यहाँ आउटलेट है। तो बच्चों क्या होता है इसके बाद कि इट टेक्स द फ्यू डेज फॉर द डिकम्पोजिशन प्रोसेस के लिए कुछ दिन लगते हैं, लग जाएंगे, तो वो गैस इकट्ठा होगी, वो गैस बच्चों यहाँ इकट्ठा हो जाएगी। इस गैस जो आपका कंपोस्ट टैंक है, इसके ऊपर हमारे पास क्या लगा है, गैस टैंक। इस गैस टैंक से ऊपर से ये पाइप लगा हुआ है, ये यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगी। एंड क्या करेंगे, इस पे इकट्ठा हो जाएगी, तो बच्चों इसका क्या करना है, इसके कुकिंग के लिए यूज करते हैं, लाइटनिंग के लिए इसको यूज करते हैं। और ये बहुत चीप होता है, बहुत ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं होता, और इट इज एन एक्सीलेंट फ्यूल। ये माय डियर स्टूडेंट्स बहुत ही उत्तम क्वालिटी का फ्यूल होता है, क्योंकि इट कंटेन्स अप टू 75% ऑफ मीथेन। इसके अंदर 75% मीथेन होती है, अप टू 75, यानी 75 से भी ज्यादा, 75 से भी ज्यादा होती है। और इसके ये बेस्ट क्यों है, क्यों बेस्ट क्वालिटी, क्योंकि आफ्टर बर्निंग इट्स नो लीव्स एनी एश, लाइक जो आपका कुछ हम एश इन द वुड, अगर हम वुड को जला रहे हैं तो इट बर्न्स विदाउट स्मोक, ये बिना स्मोक के जलती है, धुआं नहीं देती, कुछ पीछे नहीं छोड़ती। जैसे कोल बर्निंग में कुछ छूट जाता है, ठीक है, और ऐसे ही चारकोल में छोड़ेंगे तो उसमें भी कुछ बच जाएगा पीछे, जिसको बोलते हैं रेजिड्यू। रेजिड्यू मीन्स कुछ बच जाना, ठीक है, तो और फिर उसको संभालने में दिक्कत आती है। लेकिन इसका जो रेजिड्यू बचता है वो एज ए मेन्यूर काम करता है, मेन्योर। तो मेन्योर क्या होता है, मेन्योर जो है एक वेस्ट मटेरियल हो गया, ठीक है, वो वेस्ट मटेरियल, ये जब इसमें से सारी गैस निकल जाती है तो जो बचता है वो मेन्योर के लिए हम यूज कर लेते हैं, वो मेन्योर एज ए फर्टिलाइजर हम यूज करते हैं, ठीक है, जैसे नाइट्रोजन यूज करते हैं, फास्फोरस यूज करते हैं टू प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द प्लांट्स। हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो के आधे पार्ट को आज शूट किया जा रहा है क्योंकि कल सारे दिन यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम रही, तो आज मैं इस टॉपिक को कंटिन्यू करता है। ये है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी के बारे में डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले ये बताता हूँ कि विंड का मतलब होता है हवा और एनर्जी का मतलब होता है ताकत, ठीक है। अब क्या करते हैं कि विंड एनर्जी के अंदर होती है काइनेटिक एनर्जी। उस काइनेटिक एनर्जी को यूज करके एक विंड जनरेटर की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज विंड मिल्स। तो डियर स्टूडेंट, जब आप इस क्वेश्चन के आंसर को लिखेंगे बुक अपनी कॉपी में एग्जाम में, तो आपने लिखना है कि विंड मिल्स आर सिंपल मशीन्स यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग, पंपिंग एंड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। एक तो पॉइंट एक ये बन गया। और दीज मशीन्स आर ड्राइवन बाय द, ये मशीन्स किससे चलती हैं, ड्राइवन बाय द फोर्स ऑफ विंड। विंड का जो फोर्स होता है, ताकत जो होती है, उसको यूज करते हैं व्हेन एक्टिंग अपॉन ए नंबर ऑफ ब्लेड्स। उसके ऊपर बहुत सारे ब्लेड्स लगे रहते हैं, डिटेल में पढ़ा देता हूं तुम्हें। उसके बाद आता है कि इन विंड मिल्स में होता क्या है, जो काइनेटिक एनर्जी रहती है, किसकी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी विंड की हम यूज करते हैं, और उससे जो फैंस लगे रहते हैं, जो पंखे लगे रहते हैं, जिसको हम प्रोपेलर भी कहते हैं, ठीक है, उसके ऊपर जब विंड गिरती है, विंड स्ट्राइक करती है उसके सरफेस पर, तो वो बहुत तेजी से रोटेट करते हैं। वो मैं फिगर के थ्रू बताऊंगा। तो सबसे पहले ये बताऊं, जो रोटेट करते हैं तो रोटेट करने से एक ताकत मिलती है, आगे क्रैंक लगा रहता है, और उसके बाद एक यू शेप्ड आपका एक हुक लगा रहता है जो कि अप डाउन होता है, तो ग्राउंड से हम वाटर को निकाल लेते हैं, ठीक है। अब इसके लिए जो मेन एसेंशियल कंडीशन है वो क्या है डियर स्टूडेंट्स, जहां पर भी इसको सेट किया जाए, जहां पर भी इसको लगाया जाए, वहां पर लगाने से पहले ये देख लेना चाहिए कि जो एयर स्पीड है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ जो विंड है, दैट शुड बी 15 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए, ठीक है। 15 किलोमीटर पर आवर की स्टूडेंट्स उसका स्पीड होना चाहिए, या फिर हम इसको कहते हैं 4 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड होनी चाहिए। यदि कहीं पर ऐसा है तो उस जगह पर इस तरह के सेटअप को लगाया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, इसके बारे में बताना है। दूसरा फिर क्या है, इसके लिए बहुत ज्यादा स्पेस की जरूरत पड़ती है, ठीक।
ये तो बातें हो गई, इतना ही तुमने लिखना है और एक फिगर बनाना है और उसको अपनी लैंग्वेज में लिख देना है। तो लुक एट द बोर्ड नाउ। देखिए ये फिगर मैंने बनाई है, यहाँ पर शाफ्ट लगा है, ये इसकी बैक में आ गया इधर पीछे, ये ब्लेड है, ये क्रैंक है, क्रैंक जो है शाफ्ट से जुड़ा हुआ है। अब ये यू शेप बैंड है यहाँ पर, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये पिस्टन है, यहाँ ये टोटल मिला के वाटर पंप है और यहाँ से पानी जो है वाटर जो है बाहर निकलेगा। दिस इज द बकेट, ये एक बाल्टी रखी है और ये अंडरग्राउंड पानी है। ये एक पोल से जिसके ऊपर ये रखा गया है कुछ हाइट पर, एट ए सर्टेन हाइट अबव फ्रॉम द ग्राउंड। ये फैंस लगे हुए हैं, ठीक है, ब्लेड्स जिसको हम बोलते हैं। अब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड, क्या होता है कि जब विंड बहुत तेजी से चलती है, जब यहाँ पर विंड इस तरह से मूव करेगी, स्पीडली आएगी तो इन ब्लेड्स पे गिरेगी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग। तो बच्चों सीधा सा प्रिंसिपल है, इसे कोई भी बच्चा लिख देगा भाई, इतना इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। क्या है कि हम अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें कि व्हेन विंड स्ट्राइक ऑन द ब्लेड्स, तो जब ब्लेड पे गिरती है तो शाफ्ट घूमने लगता है। तो ये जब घूमने लगता है तो ऐसे घूमने से ये क्रैंक जो यू शेप्ड बैंड है ये अप एंड डाउन करने लगता है, अप एंड डाउन इस तरह से कर लेता है। यहाँ एक पिस्टन लगी होती है, पिस्टन जब नीचे जाएगी और जब छोड़ेंगे तो पानी जो है ऊपर की तरफ आएगा। ये अंडरग्राउंड वाटर है और उसके बाद प्रेशर से पानी बाहर निकल जाएगा। तो दिस इज द सिंपल प्रिंसिपल एंड इट्स नॉट ए बिग प्रॉब्लम, ठीक है। अब मैं इसको रिमूव करता हूं, दूसरे पार्ट को पढ़ा। ये तो था विंड मिल के बारे में। अब देखिए यह है विंड जनरेटर के बारे में। यह है विंड जनरेटर। तो विंड जनरेटर में एक छोटी सी मैं बात बताता हूं, इसी से आपको पता चल जाएगा कि विंड जनरेटर, क्योंकि जनरेटर से ही आप समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो इसके बारे में क्या लिखना है, इसके बारे में डिटेल्ड मैं बताता हूं। पहले उसका ऑब्स्ट्रैक्ट आपको बताता हूं। देखिए इसके अंदर क्या है कि इन विंड जनरेटर में क्या होता है कि प्रोपेलर इज फिटेड। जो प्रोपेलर है, प्रोपेलर क्या है, पंखे एक तरह के। प्रोपेलर इज फिटेड with 2 or more aluminum blades and their rotations are set according to the directions of the wind। तो देखिए ये मेटल के बने हुए, दो एल्यूमिनियम के बने हुए हैं। अब इसको इस तरह से सेट कर दिया जाता है इनको अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ द विंड। विंड की जो डायरेक्शन है उस हिसाब से इसको सेट कर दिया जाता है, इसके रोटेशन को, ठीक है। अब क्या, दीज ब्लेड्स आर होलो। कहां से, फ्रॉम इनसाइड। अंदर से ये क्या है, खोखले हैं, अंदर से ये खाली है ये ब्लेड्स। तो अब ये खाली है अंदर, तो अब ये क्या करेंगे हम इसके अंदर हम होल कर देंगे, ठीक है। एंड होल्स आर मेड एट देयर एंड्स। उसके किनारों के ऊपर हम क्या बना देंगे, होल्स बना देंगे। अब आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। एल्यूमिनियम के ब्लेड्स में प्रोपेलर्स लगे हुए हैं, वो अंदर से खाली है, उसके अंदर उसके किनारों पर क्या कर दिया गया है, होल्स कर दिए गए हैं। अब डियर स्टूडेंट, ये कोई भी बच्चा बता देगा, जब बहुत तेजी से स्पीडली विंड चलेगी तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इसको प्रेशर देगी, धक्का देगी, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर ये गिरती है। अब क्या होता है, जैसे गिरेगी तो एयर जो है दैट मूव्स इनसाइड द होलो एल्यूमिनियम प्रोपेलर, उसके अंदर चली जाएगी एंड इट क्रिएट्स द डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन आउटसाइड एयर एंड इनसाइड एयर। तो डियर इस कितना आसान है, ठीक है। तो जो ये डिफरेंस पैदा होता है बच्चों, ये डिफरेंस से क्या होता है, द टर्बाइन स्टार्ट्स रोटेटिंग। तो ये जब ये ऐसे घूमने लगता है तो यहाँ पे टर्बाइन जो है लगी होती है, इसके अंदर सेक्शन बने रहते हैं, वो टर्बाइन स्टार्ट हो जाती है। और बच्चों सबको पता है कि टर्बाइन यदि स्टार्ट हो गई एंड तो टर्बाइन इज कनेक्टेड टू द जनरेटर और विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी। तो सीधा सा प्रिंसिपल हो गया। इसको अपनी लैंग्वेज में लिखो ना कि एयर स्ट्राइक्स ऑन दिस प्रोपेलर एंड एट द एंड ऑफ द प्रोपेलर देयर इज द होल्स मेड एंड जो एल्यूमिनियम प्रोपेलर इट इज hollow inside. When air strikes, the air goes into the propeller and it creates the pressure difference between outside air and inside air. And इसका रिजल्ट क्या होगा, कंसिक्वेंस होगा कि इसके साथ साथ क्या होगा कि वो जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ है उस प्रेशर से टर्बाइन जो है दैट स्टार्ट्स रोटेटिंग। और क्योंकि टर्बाइन रोटेट हो गई है तो टर्बाइन इज कनेक्टेड टू द जनरेटर समवेयर इनसाइड दिस बॉक्स, इसमें कहीं ना कहीं। तो टर्बाइन लगी हुई, टर्बाइन से जनरेटर, तो जनरेटर
जनरेट्स द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो यही हमारे पास इसको इसके अंदर समझना है। तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय द यूज ऑफ विंड, विंड को हम यूज करते हैं तो इज हाईली इकोनॉमिकल, क्योंकि इसके जो लिमिटेशंस हैं वो ये क्या है, लिमिटेशन में सिर्फ इतनी बातें करनी है कि इट ऑक्यूपाइज ए लार्ज स्पेस। ठीक है, ये बहुत ज्यादा जगह को घेरता है। इसको हैंडल करना बहुत ही आसान है, इसको ऑपरेट करना बहुत ही आसान है, लेकिन कहां ऑपरेट किया जाए, इसको कहां ऐसे सेटअप को कहां लगाया जाए, वेयर देयर इज एयर प्रेजेंट ऑल टाइम, जहां पर हमेशा मौजूद रहे। और इसकी इफिशियंसी क्या है, बहुत ही लो होती है, एक तो इसकी लिमिटेशन है। ठीक है, और इट कैन नॉट ऑपरेट फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स, तो जो रनिंग ऑटोमोबाइल जैसे गाड़ियों के लिए, ट्रेनों के लिए, ठीक है, आजकल ई रिक्शा चल रही है उसके लिए इसको यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है, इंडिया में इसको कहां यूज किया जा रहा है डियर स्टूडेंट्स, इंडिया में इसको किया जा रहा है गुजरात में। गुजरात में एक जगह है ओखला, वहां हो रहा है इसका यूज, और इसका एक जगह गुजरात में पोरबंदर में है, वो है लांबा। लांबा में भी हमने, हमारे यहाँ जो साइंटिस्ट है उन्होंने लगा रखा है। ठीक है, और जो सबसे बड़ा लगा हुआ है वो लगा हुआ है कन्याकुमारी, जो कि नेपाल में है। उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की जो उसकी क्षमता है, कैपेसिटी है, वो 380 मेगावाट की है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर चैनल मेरा अच्छा लग रहा है तो उसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू द फिजिक्स तो राइट योर प्रॉब्लम इन ए कमेंट बॉक्स, आई ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।